गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका फिर से केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विषय में। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विषय में हमने बात कर ली है पहले से ही, जिसका नाम था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और आज हम बात करेंगे परासरण दाब की, और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करूं। परासरण दाब, तो परासरण दाब से पहले हमें एक चीज जाननी होगी कि परासरण क्या होता है। परासरण, इसको इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस, तो क्या होता है परासरण, देखेंगे। ध्यान से समझिए। एक झिल्ली होती है जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोला जाता है। परासरण की क्रिया को कराने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है अर्धपारगम्य झिल्ली। होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि हमने एक कंटेनर लिख लिया और इसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी इस तरह से। ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसको SPM शॉर्ट में बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसमें हमने एक तरफ विलायक को भर दिया, या एक तरफ विलेन को भर दिया, कुछ भी करो, और एक तरफ इसके में हमने विलायक को भर दिया इस तरह से। तो होता क्या है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए इस तरफ सॉल्यूशन भरा हुआ है, और सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं विलेन, और सॉल्यूशन में आपका क्या है, ए और बी। ए क्या है, सॉल्यूट है, बी क्या है, सॉल्वेंट है, और इसमें मैंने केवल सॉल्वेंट भरा हुआ है। सॉल्वेंट मतलब विलायक बी। अब होगा क्या कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गति करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, गति करेंगे। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब विलायक के अणु क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पर एक बात और देखिएगा, विलायक की सांद्रता अधिक है, तो विलायक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। या हम ये बोल सकते हैं, विलायक कम मोलर सांद्रता से, विलायक कम मोलर, दोनों बातें हो सकती हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, विलायक अधिक सांद्रता से और विलायक कम मोलर सांद्रता से। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो विलेय पदार्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर केवल विलायक ही तो हुआ। तो अगर देखें तो विलेय की सांद्रता यहाँ पर कम है। इस वजह से हम ये भी बोल सकते हैं, जब कोई पदार्थ कम मोलर सांद्रता से अधिक मोलर सांद्रता की ओर गति करता है, कैसे, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, तो इस गति को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। बहुत ही आसान है। परासरण क्या है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो इस चित्र को बना लीजिए ताकि आपको चित्र के थ्रू आसानी से समझ में आ जाए। बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मैं हिंदी में लिखूंगा, आज कोशिश करूंगा कि हिंदी में लिखूं और सही लिखूं। तो लिखेंगे, विलायक के अणुओं का कम मोलर सांद्रता के विलयन, कम
मोलर सांद्रता के विलयन से अर्धपारगम विलयन से अर्धपारगम झिल्ली से होकर अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गति करने की क्रिया को पराशरण कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है इसकी, पराशरण की। विलायक के अणुओं का कम मोलर सांद्रता के विलयन से अर्धपारगम झिल्ली से होकर अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गति करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। मेरे ख्याल से इसे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता हूँ, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर देखिए अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, और अगर यहाँ पर देखें तो कम मोलर सांद्रता का विलयन है, बिकॉज इसके अंदर सॉल्यूट उपस्थित नहीं है, और इसके अंदर सॉल्यूट उपस्थित है, विलेय पदार्थ उपस्थित है। इसका मतलब इसकी जो मोलर सांद्रता है वो इसकी तुलना में बहुत अधिक है, तो ये क्या कर रहा है? इसकी ओर गति कर रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है आप खुद से समझिए, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली इसका प्रेशर ज्यादा होगा उस ओर जाने के लिए। और ये जो झिल्ली होती है अर्धपारगम झिल्ली, ये एक ऐसी झिल्ली है जो अपने अंदर से विलायक के अणुओं को तो जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती है। वे झिल्लियां, अर्धपारगम झिल्ली की अगर डेफिनेशन देखें तो वे झिल्लियां जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अर्थात विलायक के अणुओं को जाने देती हैं और विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। इस वजह से क्या होगा आप खुद से देखिए इसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर तो बराबर भरा हुआ है सॉल्यूशन, और यहाँ पर इधर आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है। तो प्योर सॉल्वेंट में अगर देखें तो सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इधर सॉल्वेंट कम है तो इसका प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो ये उसी ओर गति करेगा। और अर्धपारगम झिल्ली ऐसी झिल्ली है जो विलायक के अणुओं को ही जाने देती है। तो क्लियर हो गया होगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए पराशरण क्या होता है? विलायक के अणुओं का कम मोलर सांद्रता के विलयन से अर्धपारगम झिल्ली से होकर अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गति करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। तो ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम अर्धपारगम झिल्ली को भी डिफाइन कर देते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, तो लिख लेंगे। अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली ये इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी पर इसका स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। परमेबल मेम्ब्रेन। 60 में एसपीएम बोलते हैं। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? वे झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को
विलायक के अणुओं को अपने आर पार जाने देती हैं, अपने आर पार जाने देती हैं, किंतु जाने देती हैं किंतु विलेय कणों को नहीं जाने देती हैं। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती हैं। झिल्ली कहलाती है। अब ये जो अर्धपारगम झिल्ली होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल। आर्टिफिशियल कौन सी होती है? जैसे K4FeCN6, या फिर आप बोल सकते हो कॉपर अमोनियम सल्फेट भी होता है, और इसी तरह से बहुत सारी झिल्लियां होती हैं। ये आर्टिफिशियल है, K4FeCN का होल 6 ये हो गया, CuNH4 का NH3 का सॉरी होल 4, SO4, ये आपकी आर्टिफिशियल झिल्लियां होंगी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी झिल्लियां होती हैं, जैसे कि आपके बकरे का आमाशय, क्या कहते हैं, अंडे के अंदर एक पतली सी परत पाई जाती है, वो भी क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अतिरिक्त अंगूर के ऊपर एक पतला पतला छिलका टाइप में होता है, वो भी क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपने किशमिश को देखा होगा, किशमिश को अगर पानी के अंदर आप डाल दीजिए, किशमिश को पानी के अंदर डाल दीजिए तो कुछ देर में वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर पहुंच जाता है। और आप ऐसा भी आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, आप चीनी का सोल्यूशन बनाइए और किशमिश को उसके अंदर डाल दीजिए तो देखिएगा पानी अंदर जाएगा उसके, और चीनी के पार्टिकल उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो ऊपर का छिलका होता है उसका वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। मेरे ख्याल से अर्धपारगम झिल्ली अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हमें बात करना है विसरण के बारे में। विसरण क्या होता है? पहले विसरण जान लीजिए कि कभी कभी डिफरेंसेस पूछ देते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या अंतर है, तो ध्यान से समझिए। विसरण क्या होता है? डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है ये जान लें। विलेय तथा विलायक के कणों का एक दूसरे की ओर स्वतः गति करने की क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। तो ध्यान समझिए, विलेय तथा विलायक का एक दूसरे की ओर स्वतः गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। परासरण क्या होता था? उसमें विलायक के अणु विलयन की ओर गति करते थे, या कम मोलर सांद्रता से अधिक मोलर सांद्रता की ओर गति होती थी।
ठीक है, कम मोलर सांद्रता से अधिक मोलर सांद्रता की ओर गति होती थी। कम मोलर सांद्रता जहां पर विलेय कणों की मात्रा कम हो, उधर से गति किधर होती थी जिधर विलेय कणों की मात्रा अधिक होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विलेय के कण और विलायक के कण दोनों के कण एक दूसरे की ओर अपने आप गति कर रहे हैं और यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए, विलेय तथा विलायक का एक दूसरे की ओर स्वतः गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इनमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम के लिए, पूछा जाता है विसरण किसे कहते हैं, लेकिन ज्यादातर पूछा जाता है विसरण और परासरण में क्या अंतर है। देखो तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर क्या, विसरण, लिख कैसे भी सकते हो, परासरण तथा विसरण में अंतर। विसरण में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो क्या क्या अंतर होते हैं, एक तरफ आप चार्ट बना लीजिए परासरण, एक तरफ परासरण लिखेंगे और एक तरफ विसरण लिखेंगे। देखेंगे परासरण और विसरण में क्या अंतर है। परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट क्या है, परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात एसपीएम की आवश्यकता होती है। जबकि विसरण के लिए इस क्रिया के लिए या विसरण के लिए, इस क्रिया के लिए एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। दूसरा पॉइंट, इस क्रिया में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, जैसा कि आपने देखा है। इसमें आ जाए तो इस क्रिया में समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ध्यान से समझिए। इस क्रिया में विलेय और विलायक दोनों के अणु क्या करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस क्रिया में विलेय तथा विलायक दोनों के अणु गति करते हैं, दोनों के अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं। ऐसा लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विपरीत दिशा में गति करते हैं। गति करते हैं, नोट करिए फटाफट से। मिटाते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, इसको समझाऊंगा थोड़ा, उसके बाद पहले नोट कर लो। हमको पता है
कि अगर परासरण हो रहा है तो परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। अभी बात करेंगे, पहले तो लिख लीजिए। सांद्र विलयन पर दाब लगाकर, वाह्य दाब लगाकर परासरण की क्रिया को रोका या विपरीत दिशा में कराया जा सकता है। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन चिंता ना करें, अभी हम थोड़ी देर में इस चीज को अच्छे से समझा देंगे। जो भी पॉइंट को नंबर डाल देना। सांद्र विलयन पर अगर बाह्य दाब लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, तो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है तो वो रुक जाती है। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है इसे हम परासरण दाब कहते हैं, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी हम आगे बताएंगे। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, जो बाह्य दाब लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। अभी आगे बात करेंगे। अगर परासरण दाब की बात करें तो परासरण दाब क्या होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है परासरण की ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। अभी आगे बात करेंगे विसरण की क्रिया को, यहाँ पर विसरण में लिखेंगे विसरण की क्रिया को ना ही रोका जा सकता है, और ना ही विपरीत दिशा में कराया जा सकता है। ये आपका अंतर हो गया। अब अंतर के बाद हम बात करेंगे परासरण दाब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्या होता है परासरण दाब? ध्यान से समझिए। अब बारी आ गई परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, मैं चित्र के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जो मैंने चित्र बनाया था याद कीजिए। मान लीजिए इस पर एक हमने उसके सेंटर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये आपकी क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्थात अर्धपारगम झिल्ली है। और इसके एक साइड में हमने सॉल्यूशन को भर दिया। ये लो भाई, हमने सॉल्यूशन को भर दिया। इस तरह से आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन को भर देंगे और एक साइड में हम सॉल्वेंट को भर देंगे। तो इस साइड में क्या है? सॉल्यूशन, विलयन है सॉल्यूशन, और इस साइड में क्या है? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है इसके अंदर। अब आप खुद से सोचिए, पार्टिकल जो गत करेंगे वो किस ओर करेंगे? हमको पता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर गति करेंगे। कम मोलर सांद्रता से अधिक मोलर सांद्रता की ओर गति होगी। तो
प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो इधर का जो तल होगा वो कम होने लगेगा और इधर का बढ़ने लगेगा, इस तरह से बढ़ने लगेगा। ये परासरण की प्रोसेस हो गई कि परासरण हो रहा है। अब इस परासरण को हमको रोकना है तो हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा दें और ऊपर से क्या करें, प्रेशर दें, और ऊपर से जब प्रेशर देंगे तो ये विलयन नीचे की ओर दबेगा, तो इससे विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए फिर से उस तरफ चले जाएंगे और यहाँ तक मान लीजिए ये पिस्टन आ जाएगा तो मतलब परासरण की क्रिया रुक गई। ध्यान समझिएगा, परासरण नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर लगाया गया प्रेशर, जो सॉल्वेंट द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है और जो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्वेंट द्वारा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट, भाई सॉल्वेंट प्रेशर देगा तभी तो इस तरफ जाएगा, तभी तो प्रक्रिया होगी। तो सॉल्वेंट कुछ ना कुछ प्रेशर दे रहा है और हम कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, और ये दोनों प्रेशर अगर बराबर हो जाएं, अगर क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, एक्सटर्नल प्रेशर दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो प्रोसेस रुक जाएगी। ध्यान से समझना, अगर हम इसको प्रेशर देंगे और इतना प्रेशर दें कि ये जहां पर तल था वहीं पर पहुंच जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस रुक गई। तो ये भी क्लियर होता है कि सॉल्वेंट द्वारा जो प्रेशर लगाया गया है और जो हमारे द्वारा प्रेशर लगाया गया है वो दोनों बराबर हैं। उस केस में क्या होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगी। और ये जो प्रेशर अप्लाई किया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया, इसको परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। मतलब क्या हुआ, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिए, इसको डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, परासरण की क्रिया को, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगाया जाता है, जो बाह्य दाब लगाया जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और यह दाब विलायक द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है। अब ये भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यह दाब विलायक द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है। अब खुद से सोचिएगा, ये दाब हमने इतना लगाया कि परासरण की क्रिया रुक जाए, लेकिन अगर इस दाब का वैल्यू हम बढ़ा दें, इस दाब का वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, ये प्रोसेस विपरीत होने लगेगी। जब दाब और बढ़ेगा तो यहाँ से विलायक के कण निकल करके विलायक, जहाँ पर शुद्ध विलायक आपका है वहीं पर एकत्र होने लगेंगे। इस ध्यान समझिएगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, इट इज ग्रेटर देन टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये अगर सॉल्वेंट के प्रेशर से विलायक के दाब से अधिक हो जाता है तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। मतलब इससे विलायक के कण निकल करके इसमें जाने लगते हैं, और इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन, इज लेस देन प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज्यादा है और जो सॉल्वेंट द्वारा लगाया गया प्रेशर है वो कम है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। घर में आपके आरओ लगा होगा, याद करो, ये आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपकी जो उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है पानी के अंदर, वो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होती हैं, निकल जाती हैं। ये कह लें कि हमारा प्योर सॉल्वेंट निकल आता है, शुद्धियां उसी में रह जाती हैं, तो ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। और जो आप घर में आरओ लगे होते हैं उसका आरओ का फुल फॉर्म भी रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। और ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्वेंट का प्रेशर अधिक हुआ,
अगर सॉल्वेंट का प्रेशर अधिक हुआ तो वहां पर क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। ध्यान समझिए, अगर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन टू प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल या एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, देन प्रोसेस कैन बी कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग, यहाँ पर मैंने इन चीजों को भी डिफाइन कर दिया। अगर बाह्य दाब विलायक के दाब से अधिक है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। कब, जब इसी तरह का प्लांट आपने अप्लाई किया हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लगी हो, और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे दाब को आप क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब सॉल्वेंट का दाब और बाह्य दाब, जो बाहर से दाब दिया जा रहा है, वो दोनों बराबर होंगे, तो इस प्रकार के दाब को आप क्या बोलते हो, ध्यान से देख लीजिए, क्या बोलते हो, पराशरण दाब बोलते हो। और अगर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर RO का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन टू सॉल्वेंट, मतलब जो हम दाब लगा रहे हैं वो विलायक द्वारा लगाए गए दाब से अधिक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि सॉल्वेंट का प्रेशर हमारे द्वारा लगाए गए दाब से अधिक है, तो फिर वो प्रोसेस क्या होगी, ऑस्मोसिस होगी। तो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस दोनों आपके सामने नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, चलो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि बर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशरण दाब का निर्धारण कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बर्कले हार्टले विधि, बर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशरण दाब का निर्धारण, पराशरण दाब का निर्धारण। तो बहुत ही आसान है, बर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशरण दाब का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, अभी आपको समझाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे इसका अर्थ निकालने लगे होंगे, वर्क ले, अलग अलग वर्क ले, तो मतलब वर्क मतलब काम, नहीं भैया, हार्ट का मतलब दिल, ऐसा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये साइंटिस्ट के नाम है, बर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशरण दाब का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टील का बना हुआ पात्र लेते हैं। कैसे, आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक स्टील का बना हुआ पात्र लेते हैं जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसके बाहर जैकेट पर क्या लगी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसको मैं चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ इस तरह से आप चित्र बनाएंगे। ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये आपका कुछ स्टील का पात्र होगा इस तरह से। इसमें एक बैरोमीटर लगा देंगे,
याद करो, प्रेशर को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बैरोमीटर लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर एक पिस्टन लगा देंगे इस तरह से, और इस तरह से स्टील का पात्र होगा। इसके एक सिरे पर हम केस नली लगा देंगे, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं इसको, और इसके एक सिरे पर हम ड्रॉपिंग फनल लगा देंगे। कुछ इस तरह से। और इसमें इसको बंद करने के लिए, खोलने के लिए स्विच टाइप में लगा देंगे इस तरह से। और करेंगे क्या, इस स्टील के पात्र में हम सोल्यूशन भर देंगे। क्या करेंगे, सोल्यूशन भर देंगे। ध्यान से समझना, ये हम सोल्यूशन भर रहे हैं। इसके अंदर इस तरह से आप क्या करेंगे, सोल्यूशन भर देंगे। ध्यान से देखिए, और चाहे तो मेरे साथ बनाते भी जाइए तो और आसान रहेगा आपके लिए। इसमें सोल्यूशन भर दिया, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर सॉल्वेंट भर देंगे। सॉल्वेंट वो कहाँ से आ रहा है, इस ड्रॉपिंग फनल से आ रहा है। ड्रॉपिंग फनल से इसमें हम भर देंगे। इस तरह से। और ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था। ये आपकी ड्रॉपिंग फनल लगी हुई है, सॉरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं आसानी से। ये अब इसके अंदर से आप सॉल्वेंट को भर रहे थे, और सॉल्वेंट को हम कहाँ तक भरते हैं, यहाँ मान लीजिए कोई एक तल होगा, कोई एक पॉइंट हम निश्चित कर लेंगे, वहां तक इसको भरेंगे। और जब ये भर जाएगा यहाँ तक, मान लीजिए हमने एक तल मान लिया। अब कंडीशन क्या है, आपको ये पता है, ये प्रेशर गेज है, ठीक है, ये पिस्टन है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है ये, और इसके अंदर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और इसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये आपकी एसटीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये आपका मीटर गेज है, या फिर बैरोमीटर बोल सकते हो। ये आपका पिस्टन है, ठीक है। अब सोचिए, जब ये विलायक इसके अंदर भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर इस विलयन की ओर गति करने लगेंगे। और जब ये इसकी ओर गति करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी ओर गति करेंगे या इधर से इसकी ओर गति करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये विलायक कम होने लगेगा धीरे धीरे। और जब धीरे धीरे कम होने लगेगा, ये विलायक हमने यहाँ तक भरा था, ये विलायक कम होने लगेगा, इसका तल नीचे गिरने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, और वो दाब इस आपके बैरोमीटर में प्रदर्शित हो जाएगा, जिसको हम नोट कर लेंगे। इसे ही बताया था किसने, वर्कले हार्टले ने बताया था। इसलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं, वर्कले हार्टले विधि कहते हैं। और इसके लिए परस्पर दाब के निर्धारण के लिए सूत्र की भी बात की गई। अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको चित्र को बना लीजिए और डेफिनेशन समझ लीजिए, मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो हम इस विधि में करते क्या है, इस विधि में क्या करते हैं, एक शरंध्र नली का क्या करते हैं, स्टील का पार्ट लेते हैं जिसके वाय जैकेट पर क्या लगी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है। इसके एक सिरे पर केस नली या कैपिलरी ट्यूब लगी होती है और दूसरे सिरे पर थिसिल कीप लगी होती है, डॉटदार थिसिल कीप लगी होती है। और स्टील के पात्र में अज्ञात परासरण द्रावक का विलयन भरा रहता है और थिसिल कीप द्वारा हम क्या करते हैं, जल या शुद्ध विलायक भरते हैं, जल या शुद्ध विलायक भरते हैं। तो क्या होता है, परासरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और विलायक के कण विलयन की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे केस नली में विलायक का तल नीचे खिसकने लगता है। विलायक के तल को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए हम पिस्टन द्वारा वाय दाब लगाते हैं। यहाँ पिस्टन पी द्वारा क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, वाय दाब लगाते हैं, जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है या जिससे विलायक का तल पुनः प्राप्त हो जाता है और परासरण की क्रिया रुक जाती है। और यह दाब, यह लगाया गया वाय दाब हमें बैरोमीटर में प्रदर्शित हो जाता है। इस प्रकार वर्कले हार्टले द्वारा क्या करते हैं, परासरण दाब का निर्धारण कर लेते हैं। मैंने चीजों को समझा दिया है ध्यान से, आपके पास बुक भी होगी, उससे भी आप डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी डेफिनेशंस को अगर बोर्ड पर लिखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझें। होता क्या है, एक स्टील के सरंध्र पात्र में क्या करते हैं, अज्ञात परासरण दाब वाला विलयन भरा रहता है। इस पात्र के एक सिरे पर केस नली तथा दूसरे सिरे पर थिसिल की ड्रॉपिंग फरल या थिसिल की डॉटदार थिसिल कीप लगी होती है और इसके मध्य में क्या होता है, इसकी वाय जैकेट पर, ऐसे बोल सकते हैं, इसकी वाय जैकेट पर क्या लगा होता है, अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, जिसमें हम थिसिल कीप की सहायता से शुद्ध विलायक भर देते हैं। परासरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर एक का तल नीचे खिसकने लगता है और इस तल को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए हमें वाय दाब लगाना पड़ता है। और जब हम वाय दाब लगाते हैं तो यह अपना तल पुनः प्राप्त कर लेता है और हमारे द्वारा लगाया गया दाब इस पोटेंशियोमीटर में या क्या कहते हैं, बैरोमीटर में प्रदर्शित हो जाता है, जिसे हम नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो इस तरह से वर्कले हार्टले द्वारा क्या किया जाता है, परासरण दाब का निर्धारण किया जाता है, सिंपल वे में। अब आगे बढ़ते हैं, हम सूत्र की बात करेंगे। तो ध्यान से समझिए कि परासरण दाब के निर्धारण के लिए सूत्र भी बताया गया। क्या मैं डायरेक्ट सूत्र के बारे में बात करता हूं, वैसे वो सूत्र को आप अच्छे से जानते हो। आपने पहले ही पढ़ा होगा गैस इक्वेशन में कि फार्मूला होता था PV बराबर nRT। अब उसी को यहां पर इस तरह से लिखेंगे, पाई V इज इक्वल टू NST। चीजों को समझना, वहां पर P क्या होता था, प्रेशर होता था, यहां पर भी P क्या है, सॉरी ये वहां P होता था प्रेशर, यहां पर पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या है, मैं इधर लिखता हूं, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी हिंदी में लिखना चाहिए था, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है। और V क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश में बोल रहा हूं, ध्यान देना, हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। V क्या है, विलयन का आयतन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, S क्या है, विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक। वहां पर R होता था गैस स्थिरांक, ये PV बराबर NST क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, उसी से ये भी आया है। और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, परम ताप।
मतलब केल्विन पैमाने पर ताप लिया जाता है। अच्छा, और अगर आपको T ना पता हो, इधर लिख देता हूं, अगर आपको T ना पता हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे तो आपको केल्विन पैमाने पर ताप मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देता हूँ। पाई v इज इक्वल टू n का मतलब होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आप सभी को पता है, एस टी। आप यहाँ से इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो चीजें नहीं पता है वो मैं लिख देता हूँ। क्या नहीं पता होगा, W नहीं पता होगा। W मतलब पहले से वैसे पता है, विलेय का भार पीछे लिखते आए हैं, विलेय का भार मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, और mt क्या है, विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार। तो ये आपका हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज यहाँ पर मैं दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर चुका हूँ। अब इसमें दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक क्वांट हाफ गुणांक बचा हुआ है, बस उसके बारे में चर्चा करनी है। बाकी मेरे ख्याल से हो चुका है, और अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि सब जितना भी टॉपिक आपका शेष बचा हुआ है वो खत्म हो जाए। और इसको नोट कर लीजिए, इस फार्मूले का यूज बहुत होता है, बहुत सारे सवाल लगते हैं। उसके अतिरिक्त थोड़ी सी बात चाहे तो और कर लेता हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर। तो चलो, समपराशरी विलयन क्या होते हैं, समपराशरी विलयन। हिंदी में थोड़ी दिक्कत रहती है, वर्ड्स याद नहीं रहते हैं मुझे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम बोल सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, वे विलयन जिनका स्थिर ताप पर परासरण दाब समान होता है। स्थिर ताप पर ऐसे विलयन मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, दो या दो से अधिक विलयन, भाई तो कम से कम दो होंगे। मान लो दो विलयन ले लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों के परासरण दाब कैसे हैं, समान हैं, वो विलयन तुम्हारे क्या कहलाएंगे, ध्यान समझिए, वो विलयन क्या कहलाएंगे, समपराशरी विलयन। स्थिर ताप पर वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, समपराशरी विलयन। बहुत ही सिंपल है। तो समपराशरी विलयन कौन से, जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं स्थिर ताप पर। मान लीजिए किसी विलयन का परासरण दाब कितना है, π1, किसी का कितना है, π2, लेकिन ये परासरण दाब अगर समान हो जाए तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, समपराशरी विलयन कहलाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो थोड़ी बातें और कर लेता हूँ आज। इसके बाद अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन कौन से होते हैं, हाइपरटोनिक, हिंदी में अतिपराशरी
एक मिनट हिंदी में करता हूँ बेटा। अति पराशरी तथा अल्प पराशरी, अति पराशरी एवं अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन। अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन कौन कौन से होते हैं, इनको इंग्लिश में बड़े आसानी से लिखते हो। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, पीछे समझ में एक बात आई होगी क्या कि वे विलयन जिनके स्थिर ताप पर पराशरण दाब समान होते हैं, वे विलयन जिनके स्थिर ताप पर पराशरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, वो समपराशरी कहलाते थे। अब स्थिर ताप पर जिन विलयनों के पराशरण दाब, जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होगा उसे अति पराशरी कहेंगे और जिसका कम होगा उसे अल्प पराशरी कहेंगे। तो कभी कभी दो सॉल्यूशन दे देते हैं, कहते हैं इसमें पहचानिए अल्प पराशरी कौन है और अति पराशरी विलयन कौन है। तो आप पहचान कर सकते हैं दोनों की। आप क्या करेंगे, पराशरण दाब ज्ञात कर लेंगे, जिसका अधिक आएगा वो अति पराशरी, जिसका कम आएगा वो अल्प पराशरी। तो ये तुम्हारे हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और है, वो भी मैं करा ही देता हूं, समदाबी विलयन, समदाबी विलयन। तो समदाबी विलयन क्या होता है, समदाबी विलयन। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो आइसोबारिक, आइसोबारिक सॉल्यूशन। आइसोबारिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, वे विलयन जिनके स्थिर ताप पर वाष्प दाब समान होते हैं। ठीक है, स्थिर ताप पर जिन विलयनों के डेफिनेशन लिखेंगे, स्थिर ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होगी। स्थिर ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समदाबी विलयन कहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया क्या, समपराशरी विलयन, अल्प पराशरी, अति पराशरी और समदाबी विलयन। इसके अतिरिक्त आपने पराशरण देख लिया, पराशरण दाब देख लिया, विसरण देख लिया, पराशरण और विसरण में अंतर क्या होता है और बर्कले हार्टली विधि द्वारा पराशरण दाब का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ये भी आप जान गए। और इसके अतिरिक्त बहुत अच्छी सी चीज आपने सीखी क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो घर में आपके वाटर प्यूरिफायर लगा होता है वो किस प्रक्रिया पर आधारित है आपने देखा। तो आज का यहाँ ये टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है और आज इसी टॉपिक के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। ओके, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे।